एडिट, ये अभी तो मैंने चालू किया था। अच्छा जी, तो बैकअप में तुमको मैंने पढ़ाया यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने तुम्हें बस डायमेंशन बनाना सिखाया है, ठीक है। और नॉर्मल अभी क्या चल रहा है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने भी मंगा लिया पुष्कर, पहला पार्ट आ गया। अरे अच्छी बुक है यार। हाँ हाँ ले लेना, अभी तो फिलहाल पढ़ा जाए। लाओ पहली पार्ट देव 6.4 में डालो और 6.5 का लास्ट पार्ट। अभी नहीं बताऊंगा, पता चला पल्ली ना पड़े तो। है तो मोमेंटम का ही ना, है तो मोमेंटम का ही है। इम्पल्स तक हुआ था टॉपिक, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप अभी तो आपको स्कूल चालू हुआ होगा तो कुछ पढ़ाए नहीं गया होगा। क्या क्या पढ़ा दिया? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है अभी तक यूनिट एंड। आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाते, क्या नाम है, या मैम है कोई? फिजिक्स क्या नाम है? न्यू हुआ है ना। तो वही है, इंटीग्रेशन वाला तो है। जे इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। दो या 3 लाइन का डेरिवेशन है, बताता हूँ। हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कवर किया है। हम लोगों ने कवर किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमने कवर कर रखे हैं यहाँ पर मोशन इन प्लेन, और अब स्टार्ट हुआ हमारा लॉ ऑफ मोशन। अब ये 3 चैप्टर आपके कई बच्चों का छूटा है, जो भी नए आए हैं। वो बच्ची भव्या आई थी ना, मैसेज तो किया था ना। भव्या आपकी क्लास में ही है? नहीं, उसका नाम भव्या ही है ना, मैं नाम भूल जाता हूँ मैं तो, नाम बड़ा दिक्कत है। आपका नाम? नाम मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं नाम भूलता हूँ तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ये ग्रुप में ऐड तो है ना बच्ची है, नहीं वंशिका नाम है, वंशिका। आपकी क्लास सरनेम नहीं पता मेरे को। वंशिका आपके स्कूल की है? हाँ SD, आप SD पब्लिक की हैं? CPS का कौन है फिर? CPS कह रहे थे सर। अच्छा आप SD पब्लिक स्कूल की हैं। अच्छा आई एम अमेरिकन। हाँ चौकले पब्लिक स्कूल, तो सर चौकले में पढ़ाते हैं ना। अच्छा, अब ये सारे टॉपिक को ना हमें, ये हो गया या यहाँ तक जो है ना, इसको बैकअप में करना पड़ेगा, ताकि बैच का भी एक पेस चल रहा है। जैसे थोड़ा सा इनको मैंने कल पढ़ाते हैं, रवि तो आज आ नहीं पाएगा, तो चलिए ये हम डिस्कस कर लेंगे कि हम बैकअप कैसे अरेंज करेंगे। इसका हमें बैकअप अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। इसमें कितनी क्लास हुई? 2 क्लास हुई है, 1 या 2 हुई है? 1 हुई है। तो ये तो इस फिर से रिस्टार्ट हो सकता है, 15 मिनट में रिकैप देके हम स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, लॉ ऑफ मोशन फिर से डालो, लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था, जैसे इस बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, FBD बनाने का तरीका दिया हुआ है। हम क्या है कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑल पॉसिबल फोर्सेस जो लगते हैं, ऑल पॉसिबल, आ जाओ बच्चे, तो मैं करता, देखो लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, कॉज ऑफ मोशन। मोशन किसकी वजह से होता है? तो मोशन होता है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अगर मान लीजिए इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट रेस्ट, जैसे बॉक्स ही रखा हुआ है, ये सारे बुक्स रखे हुए टेबल पे, ये अपने आप तो मूव करने वाले, तुम वहाँ रख दो ना, रखो बैग रख दो वहाँ पे, जगह खाली है ना। हाँ, अगर ये टेबल पे ये बॉक्स रखा हुआ है तो अपने आप मूव नहीं करेगा। अगर इसे मोशन में लाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना होगा। तो फोर्स क्या हुआ? ड्राइविंग कॉज हुआ किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होने के लिए। तो फोर्स द कॉज ऑफ मोशन।
अब इस पे जो जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी, जैसे एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम बात करें, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है मोमेंटम। क्या आती है? मोमेंटम। मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो उसके पास आएगा इम्पल्स। क्या आएगा? इम्पल्स। ये होता है फोर्स इनटू टाइम, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक ये दो क्वांटिटी पढ़े, और आगे जैसे जाएंगे फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाया, ये मूव करना स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में तो ये अपोज करेगी कि ना मूव हो, तो एक अपोजिशन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स एक्टिव हो जाएगा इसके बेस पे, सरफेस के कांटेक्ट में, उसका नाम पड़ गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जनरेट होगी। कहने का मतलब फोर्स और उससे होने वाली प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। मैंने जब टॉपिक शुरू किया था एक बात बताई थी, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक रखा हुआ है किसी टेबल पे, अभी तक जो हमारे पास क्लास 10th की नॉलेज है उसके हिसाब से, और एक हमें यहाँ पे फोर्स लगा देता हूँ मैं 10 न्यूटन का, तो कितने सारे फोर्स हम विजुलाइज कर सकते हैं राइट नाउ अप टू क्लास 10th का जो हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से। सर हम ये कह सकते हैं एक फोर्स लग रहा है F, यही है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे हम क्लास 11th में आते हैं, हम इसके पॉसिबल अदर फोर्स भी विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा हो सकता है? सर इसका एक वेट भी तो होगा, किसी टेबल पे किसी ऑब्जेक्ट पे कोई सामान रखा हुआ है तो उसका एक वेट भी होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो वो होल्ड पे है, तो एक इसका एक वेट लगेगा और उसका फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन बोला जाता है। फोर्स क्या बोला जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगा तो वो mg हो जाता है। अगेन ये बॉक्स उड़ के कहीं नहीं जा रहा, वहीं पे रखी हुई है, जैसे ये बुक्स टेबल पे रखी हुई है, कहीं नहीं जा रही है, इसका मतलब ये टेबल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ऊपर की तरफ भी लगा रहा होगा, उसका नाम दिया गया नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल R से भी लिखते हैं। फिलहाल ये मोशन में नहीं है लेकिन हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, यानी इसको रेसिस्ट करने के लिए एक और फोर्स लग रही होगी सरफेस पे, नाम हो गया उसका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्मॉल f क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी जितना हमें दिख पा रहा है वो ये कि टोटल 4 फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे आपने 4 फोर्सेस जो बनाए अभी डायग्राम में, इस डायग्राम की बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड। पूरे फिजिक्स में हमें हर बार ये ध्यान देना है कि कोई भी फोर्स ना छूटे। जैसे इसमें समझाने की कोशिश की गई है, एक और बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉर्नर का सरफेस है। आओ सर पारस, हमें चेयर दिया जाए, जगह तो है। एक एल शेप का मान लो वॉल है, यही है, मान लो एल शेप का है, और मैंने एक लैडर, एक सीढ़ी ऐसे रख दी, एक सीढ़ी लैडर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दी। तो आप मुझे ये बताइए कितने पॉसिबल फोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं? पॉसिबल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ये रेस्ट पे है लैडर, लैडर जो है रेस्ट पे है, और ये वॉल है, दीवार है आपकी, ये ग्राउंड है। एक ये लगेगा है ना, दीवार मान लो इसको फोर्स लगा रही है, इक्वल रिएक्शन इस पे दीवार पे मिल रही होगी। एक इसके वजह से यहाँ पर नीचे आ रही होगी mg ही नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एक इसी की इक्वल ऊपर लगा रही होगी, और ये सब इक्विलिब्रियम में होगा। ये सब अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये स्लाइड करके गिर जाएगी, ये स्लाइड करके गिर जाएगी। ठीक है, ये जो एरो हमने बनाया इसको हमने इसका मतलब है कि हमने इसकी एफबीडी डिजाइन कर ली। एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉक्स। अगर ये बॉक्स रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर ये बॉक्स रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो कौन कौन से फोर्स इस पे एक्टिव होंगे, या कौन कौन सा फोर्स हम बना सकते हैं? पॉसिबल केसेस, एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ आगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज सीखेंगे हम। जो वेट लगाएंगे ये
लाइन है, वर्चुअल लाइन है, जो कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसके सेंटर से नीचे वाला जो बेस दिख रहा है उस पे परपेंडिकुलर आपका फोर्स एक लगता है, इसको बोलते हैं mg। इधर नहीं लगाएंगे, टुवर्ड द सेंटर लगता है, तो टुवर्ड द सेंटर के लिए परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, किस पे, इस सरफेस पे। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ, ये वाले थोड़े mg पे ध्यान दीजिएगा, इंक्लाइन mg को। आपकी जो mg लगेगी वो ऐसे लगेगी नीचे की तरफ, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये आपकी mg हो गई। अभी वेक्टर रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, बस अभी वेक्टर रिजॉल्व करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये रेस्ट पे है तो सरफेस पे एक और फोर्स लग रही होगी इसको बैलेंस करने के लिए, ये इसका नाम देंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, मान लेते हैं अगर ये रेस्ट पे है, अगर इधर से कोई फोर्स लगा रहा है और ये फिर भी नहीं मूव कर रही, तो एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रही होगी। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब मैं आपको चीज़ और बताता हूँ, कोई भी वेक्टर अगर एंगल बना रही है किसी भी लाइन के साथ, हम लोग ने वेक्टर में पढ़ रखा है, मान लीजिए ये मेरा एक वेक्टर है, अगेन जहाँ जहाँ वेक्टर लगेगा मैं फिर बता दूंगा नए बच्चों के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये एक बेस लाइन है जिससे ये थीटा एंगल बना रही है, क्या बना रही है, तो हम इस वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ए को, एक इस एंगल में इस लाइन के अलॉन्ग, उसका नाम होगा ए कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर हम इसको ओपन कर सकते हैं ए साइन थीटा। इसको हम लोगों ने मोशन प्लेन में रिजॉल्विंग द वेक्टर में पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक उसका कॉस कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट। एसी पुश कर ऊपर कर देना, ऑन कर देना। कॉस कंपोनेंट हमेशा थीटा के अलॉन्ग होगा, क्या होगा, थीटा के अलॉन्ग होगा, और साइन कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा और वेक्टर पे चर्चा कर लेंगे, फिर अभी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला, आगे फिर वेक्टर लगेगा, थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं। वेक्टर थोड़ा सा ही, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि फिर टॉपिक इधर उधर चला जाएगा। क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फोर्स इधर लग रहा है आपका 10 न्यूटन के लिए, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और आपसे मैं सवाल पूछूं फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, क्या बताओगे आप, किस तरफ, मतलब जिधर जाता है, बेसिक है ना, हमने 9th में पढ़ा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सर यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है एफ नेट, वो लगेगा सर आपका F1 प्लस F2, बट ये माइनस साइन में, क्योंकि एक को हम पॉजिटिव मान लेंगे और एक को नेगेटिव, इस तरफ वाला पॉजिटिव साइन मानते हैं और इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो सर ये 10 प्लस माइनस 20, यानी नेट जो लगेगा वो माइनस 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन बता रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि 10 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, ये है F1 फोर्स और ये F2 फोर्स, और यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री। हो सकता है एक ब्लॉक को दो रस्सी से खींचा जाए, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहे हैं। अब पूछा जाए नेट फोर्स कितना लगेगा। अब यहाँ पे सिंपल हम मैथमेटिकल एडिशन तो कर नहीं सकते, एक समस्या क्रिएट हो गई। अब ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए टूल बन गया वेक्टर, और इसमें हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन मेथड। तो जो बच्चे पढ़े उनको मैंने बताया है कि अगर ये दो फोर्स उनके बीच में एंगल है तो एफ नेट का जो फॉर्मूला बनेगा, बताओ, F1 स्क्वायर, जो लोग पढ़े वो तो बताओ एटलीस्ट, हाँ, ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, अब वो भी किसमें, रूट में। इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर इसलिए पढ़ाया जाता है फिजिक्स का, या मैथ, फिजिक्स का नहीं बोला जाएगा, मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डील कर सकें, जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होल्ड करता है। जैसे कि फोर्स 50 न्यूटन वैल्यू है, बट किस डायरेक्शन में, कुछ डायरेक्शन भी तो होगा। तो ऐसी हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी है और वैल्यूज भी हैं, अब उनको जोड़ना घटाने के लिए कुछ तो टूल चाहिए होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उस सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाया गया एक टॉपिक वेक्टर। तो वेक्टर वो ब्रांच है, ठीक है। सिंपल हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक एरो लाइन बनाते हैं। ये एरो लाइन में ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। ये ए से बी जा रहा है, तो रिप्रेजेंट हम इतना बड़ा लिखा, हम ऐसे लिखते हैं, ए बी लिखकर उस पर ऐसे एरो लगा देते हैं। मतलब ये ए बी एक वेक्टर है जो कि ए से शुरू हुआ है, बी पे जाके कंप्लीट हुआ है।
जो लेंथ ऑफ टेल है वो मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मान लो मैंने ये बात लिख दी कि सर ये आपने जो बनाया है वो 10 यूनिट का वेक्टर है, यानी 10 न्यूटन का फोर्स है। मालूम मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्स। तो मैंने कहा सर आपने ये जो ए बी बनाया ये 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मुझे 20 न्यूटन का बना के दो। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसका डबल बना दूंगा, जस्ट इसका डबल बना दूंगा। मैंने कहा अब ये 20 न्यूटन का है। किसका है? 20 न्यूटन का। यानी कि जो टेल होगा वेक्टर का वो क्या आपको बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। और हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन। ये ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर, इस तरह से बन सकता है, ए से बी। अब इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है जी सर। थोड़ा सा वेक्टर का फ्रेम हम शुरू करते हैं। वेक्टर बहुत तरह के होते हैं, कुछ वेक्टर हमारे काम के। वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो बहुत तरह। अच्छा, सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये था ना कि वाई वेक्टर, तो उसका जवाब मैंने दिया कि वेक्टर इसलिए चाहिए हमें कि हर वो वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स की हर वो वेक्टर क्वांटिटी जिसकी फिनोमेना को हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू दिखाना होगा, उसके लिए जो टूल की आवश्यकता पड़ती है वो है वेक्टर। वेक्टर अलजेब्रा पूरा आ जाता है, कहने का मतलब ये। दूसरा हो गया, पहला था रिप्रेजेंटेशन वेक्टर, दूसरा था वाई, तीसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर वैसे बहुत तरह के होते हैं। जैसे पहला, मुझे कोई मिस हो तो बताना, पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो और जिनकी वैल्यू भी सेम हो, उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए एंड बी। इसकी 10 यूनिट ये है और 10 यूनिट ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर हो गए। अगर सर मैं एक काम करूँ, उसको ऐसे घुमा दूँ तो बी को मैंने फ्लिप कर दिया, तो सर ये माइनस बी वेक्टर बन गया। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं है, अरे मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं है। ये तीनों, मान लो इसका नाम देता हूं मैं सी, तो सी इज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, बट सी इज डायरेक्शन वाइज अपोजिट टू वेक्टर ए एंड बी। ये है इसका डिफरेंस, इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे? इक्वल। दूसरा कोप्लेनर वेक्टर, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन पे लाई करें। जैसे एक प्लेन ये हो सकता है, ये दूसरा प्लेन हो सकता है, दो वेक्टर यहाँ पे रखे हुए हैं तो वो इस प्लेन पे लाई करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैंने कहा ए और बी सर इस प्लेन पे है, तीसरा वेक्टर यहाँ पर है सी, तो ये कोप्लेनर नहीं हुए। कोप्लेनर का मतलब दो वेक्टर, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन पे हो। हमारे पास टोटल कितने एक्स वाई जेड 3 प्लेन होते हैं हमारे पास, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। जब आपके दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, एक प्लेन पे लाई करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कोप्लेनर वेक्टर का ही करते हैं। वहां से उठा के लाना पड़ेगा या तो फिर तो मुझे, है ना, तब हमारा प्लेन चेंज हो जाएगा। ओके, तीसरा क्या था भाई? सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इसकी 1 होती है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर 1, बट ये डायरेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने ना छोटी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा 2,3। इससे क्या समझे आप आयुष? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर पॉइंट पी है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्स में 2 यूनिट पे लाई कर रहा है और वाई पे 3 यूनिट पे लाई कर रहा है। वेक्टर में इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। सेम बात है, ये भी बता रहा है कि x एक्सिस में आप 2 यूनिट पे हो और y एक्सिस में आप 3 यूनिट पे हो, तो कोऑर्डिनेट के लिए x के लिए सिंबल दिया गया i कैप, कैप पढ़ते हैं, ऐसे टोपी लगाते हैं तो कैप पढ़ते हैं, कैप। y के लिए दिया गया j कैप और z के लिए दिया गया k कैप। तो अगर कभी हमें ऐसा दिखा मिल जाए लिखा हुआ, इसका मतलब है कि पार्टिकल हमारा 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, आई जे के में, आई जे के में। एक्स एक्सिस में उसकी यूनिट 2 है, वाई एक्सिस में उसकी यूनिट 5 है और जेड एक्सिस में उसकी यूनिट 4। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इरेजर कर लिया, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3,4,
तो यहाँ ये ओरिजिन से हम कोई लाइन ज्वाइन करें तो इसकी जो ये जो वेक्टर बना ओपी वेक्टर, इसको हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करता है। मेरी बात फिर समझिएगा, पोजीशन वेक्टर जनरली हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आर से ही लो, आप कोई भी और भी अल्फाबेट ले सकते हो, बट आर से ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर हमारा वो वेक्टर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को कार्टेशियन सिस्टम में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिकेट करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पर है। तो जैसे इसके लिए अगर मुझे पोजीशन वेक्टर है तो उसका नाम दिया मैंने आर, रिप्रेजेंट किया। मैं कैसे लिखूंगा? आर को मैं लिखूंगा सर ऐसे, इसके जितने एक्स वाई कंपोनेंट है उसको उठाओ, 2 + 3 + 4, 2 के साथ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है सर। अब ये जो आर वेक्टर है इसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना हो, क्या लिखना हो? जो कि पढ़ा रहा था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखिए क्या होता है, छोटा सा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर आपके पास है, जैसे अभी हमारे पास आर वेक्टर वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसका अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो आर कैप इक्वल टू होता है वेक्टर आर डिवाइड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। जब मैं जब वेक्टर को मॉडुलस में लिखता हूँ तो वो उसका मैग्नीट्यूड देता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? उसकी वैल्यू, उसकी कैसे देता है अभी बता देता हूँ मैं। किसी भी वेक्टर को अगर आप दो पैरेलल लाइन में लिख देते हैं, मान लीजिए आपका पास वेक्टर है ए, उसको अगर आप ऐसे पैरेलल लाइन में लिखते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्योंकि ये चैप्टर बिना वेक्टर के आगे नहीं बढ़ेगा। इंपल्स तक तो बढ़ सकता है, बट जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम आया फिर वेक्टर ही लगेगा, तो मुझे वेक्टर बताना जरूरी है नए बच्चों के लिए भी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू, इसका नंबर कैसे निकलता है। मान लीजिए मेरा वेक्टर आर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बनता है एक्चुअली। आप इसको रूट में लो, इसके जितने नंबर है कंपोनेंट वेरिएबल्स हैं, 2 उसका स्क्वायर करो, 3 इसका स्क्वायर करो, 4 इसका स्क्वायर करो, और बीच में क्या कर दो? प्लस। ये आंसर है, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ये 5 यूनिट 10 यूनिट इसकी लंबाई है या लेंथ है। ये बना कहाँ से? ये बना पोजीशन वेक्टर से, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, x1 y1 z1 जो कि 0 0 है ना, ये है x2 y2 z2। तो आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, और वो भी किसमें? रूट में। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, हमारा कोई टारगेट नहीं है डेरिवेशन करने का, ना हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें बस पता होना चाहिए। बाकी तो 0 हो गया एक पार्ट, x1 y1 z1 क्या हो गया? 0। तो केवल जो सेकंड कंपोनेंट है वो हम लेते हैं। ठीक है। किसी भी वेक्टर का, कोई भी आपकी दुनिया में वेक्टर दिया जाए, अगर हमें उसे उसका यूनिट वेक्टर लेना है तो हम क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर से समझिएगा, एक दो सवाल कर लेते हैं। जैसे फाइंड यूनिट वेक्टर, पहला आपको वेक्टर दे रहा हूँ r, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। दूसरा p वेक्टर 3i कैप 7j कैप 8k कैप। ऐसे रैंडमली मैंने नंबर ले लिया। मुझे इनके क्या निकालने? यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन पार्ट 1, r कैप निकालना है। तो फॉर्मूला हमें लिख रहा हूँ बार बार ताकि याद हो जाए, r वेक्टर एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड पहले r वेक्टर का यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे ला के रख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर z कंपोनेंट नहीं अवेलेबल है तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जाएगा 4 + 9 दैट इज √13। यहाँ पे ला के रखते हैं। r कैप क्या है भाई? r वेक्टर है 2 3 j कैप डिवाइड बाई √13 डिवाइड बाई
कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है, थोड़ा और अच्छा लिखना है, सुंदर लगे देखने में, तो हम ऐसे लिखेंगे 2/√13 आई कैप 3/√13 जे कैप। ये भी सही है और ये भी सही है। ये बस ये दिखा रहा है कि ये x के साथ वेरिएबल है और ये j के साथ वेरिएबल है, बस इतना फर्क है। ये इसका यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिनका मैग्नीट्यूड जिस जिस एक सेकेंड, हाँ हाँ इसी में ही है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो। अच्छा वेक्टर विकास सर पढ़ा देंगे तुम्हें, अगर मैथ में 12th में डिटेल में चैप्टर है, हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे संडे को अगर करना हो तो आ जाना। हाँ बता देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। वेक्टर डिटेल में मैथ्स में टॉपिक है चैप्टर 12 में, हम उतना ही वेक्टर पढ़ते हैं जितना हमारे फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं। एक वेक्टर और है बहुत, देखिए एक बात बताओ, जब दो नंबर को जोड़ा हमने 2 + 2 तो 4 मिला, 2 - 2 0 मिला, नंबर को घटाया तो नंबर घट गया। अब वेक्टर मैंने कहा एक नई क्वांटिटी है, तो वेक्टर को भी अगर हम जोड़े और घटाएं तो नंबर भी हमें वेक्टर ही मिलना चाहिए। मेरी बात समझिए, जब मैं लिखा 2i कैप + 3i कैप तो हमें मिल गया 5i कैप। और जब मैं ऐसे लिखूं 2i कैप - 2i कैप तो आप लिख दोगे 0। अब हुआ क्या, इधर तो वेक्टर है और इधर स्केलर नंबर है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेक्टर बनाया गया, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का जन्म इसलिए हुआ, जिसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसका काम है कि सर ये किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर, किसके, जीरो वेक्टर। और भी बहुत सारा काम है इसका, फिलहाल इतना ही जानना है कि जीरो वेक्टर इसलिए बनाया गया कि जब हम दो सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर उसका जीरो आएगा, तो वो तो स्केलर नंबर हो गया। हाँ मैग्नीट्यूड इसका अभी भी जीरो ही है, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जीरो, बट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो उसके लिए हमारा क्या बना, नल वेक्टर। जीरो ओ बनाकर मतलब उस पर एरो लगा देते हैं। हाँ ये कहने का थोड़ा तात्पर्य था, इतना ही हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर जानना है। अब जब मेरे पास वेक्टर आ चुका है, टाइप्स ऑफ वेक्टर आ चुका है, तो उसको जोड़ना भी होगा, उसको घटाना भी होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन हमारे सिलेबस में 3 मेथड है वेक्टर एडिशन के, बताओ कौन कौन से। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एडिशन है, ट्रायंगल, हाँ, और एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 मेथड है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ढोकला खा के आया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज तो केमिस्ट्री नहीं है ना, तो बायो कब है भाई, सैटरडे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बायो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास है बट अच्छा हाँ तुम्हारे पास है बायो, तो पढ़ रही हो ना सर से, राहुल सर से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा जो हमें यूज़ करते हैं 99%, जिसको हमने अभी जब टॉपिक चालू हुआ था f1 + f2 होल स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसको हम नाम देते हैं एनालिटिकल, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों तो बस पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी यूटी और मिड टर्म में इसका डेफिनेशन पूछ लेता है। यूज़ ये वाला होने वाला है, एनालिटिकल मेथड मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा, 100% टाइम यही यूज़ होगा, ये दोनों यूज़ भी नहीं होंगे फिलहाल तो, बट हमें सिलेबस में है तो हमें पढ़ लेना है। एनसीईआरटी में भी लिखा है, सिलेबस में लिखा है। क्या होता है कि करके देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो कोप्लेनर वेक्टर हैं, इफ यू हैव अ टू कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा एक अच्छी बात पता है वेक्टर की, कि आप वेक्टर को प्लेन में मूव करा सकते हो कहीं पर भी, बस डायरेक्शन मत चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो अपोजिट बन जाएगा, उसकी वैल्यू अपोजिट में आ जाएगी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं कोप्लेनर, तो उसको कुछ ऐसा अरेंज करो कि वो ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे, कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। और मेथड आपका होना चाहिए हेड टेल मेथड, हेड एंड टेल मेथड। क्या होता है देखिए, ये रहा वेक्टर ए, वेक्टर ए के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दीजिए, ये रहा वेक्टर बी। ये दो साइड ऑफ ट्राइंगल है, जो थर्ड साइड होगा दिस वन, ये द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल
विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू A प्लस बी। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, आप A से B आपका डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो O A B, आपका O A B का पाथ देखो एंटी क्लॉकवाइज, और जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन कैसा मिला है, O से B क्लॉकवाइज। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है कि व्हेन वी टेक याद है इसका डेफिनेशन, व्हेन वी टेक अ टू वेक्टर in a same direction of a consecutive two side of a triangle, then third side of a triangle represent resultant of vector in a opposite direction। ये definition लिखा हुआ है, ठीक है। तो definition आ सकता है यूटी में लिखने के लिए, तो रट लेना हो, एस एल और से आ जाएगा, एस एल में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, फिर वही दो वेक्टर अगर आपके पास है एक प्लेन में, वेक्टर A एंड वेक्टर B, और इसको कैसे रखा जाए, पैरेललोग्राम के साइड पे रखा जाए, पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव साइड पे रखा गया, इनको ऐड ऐसे किया जाए कि ये पैरेललोग्राम बना रहे हो। ये रहा वेक्टर A, ये रहा वेक्टर B, और मान लीजिए ये पैरेललोग्राम डिजाइन हो रहा है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो आपको क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर दिखाएगा। ये कुछ खास नहीं है, इसको यहाँ रखना चाहिए था थोड़ा सा, यहाँ हम ले आएंगे, ये हम ट्राइंगल का ही बना दिए, मिटा देता हूँ उनको। देखिए ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, को इनिशियल वेक्टर रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर, जब दो वेक्टर के टेल को जोड़ दिया जाए तो हम उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सो को इनिशियल, दो जितने भी वेक्टर अगर हम उनके टेल को जोड़ दें तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और इसको कंप्लीट किया जाए और ये पैरेललोग्राम बनाए, तो जो इसका डायगोनल होगा वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो R की वैल्यू क्या होगी, A प्लस बी। और मैंने कहा ये ट्राइंगल का एक्सटेंशन है, मैं वेक्टर को मूव कर सकता हूँ प्लेन में, तो B को उठा के यहाँ रख दो तो फिर ये ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल लॉ का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसका भी डेफिनेशन आएगा, इस पर भी कोई न्यूमेरिकल सेमेरिकल नहीं आएंगे, और ना इसका डेरिवेशन आएगा, होता ही नहीं है। डेरिवेशन किसका होता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर। और ये अभी किसी का पेपर हुआ होगा, अगर आया होगा वेक्टर बाल भारती किसी का भी, तो एनालिटिकल मेथड किसी न किसी के पेपर में दिखता है। तो थर्ड मेथड है आपका, चल क्यों नहीं रहा, थर्ड है आपका एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर। क्या कहता है भाई साहब, ये कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर है, दैट इज वही अगेन A एंड B, अगर आपके पास दो वेक्टर है A एंड B, और आप इसको अरेंज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो वेक्टर A है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, वेक्टर A को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा। क्या बनेगा, एक्चुअली ये थीटा एंगल वेक्टर A का ही एक्सटेंडेड वर्जन के पार्ट से बन रहा है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, O A B C, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर हमारे पास दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल क्या है, थीटा डिग्री है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और इनके बीच में एंगल, एक्चुअली ये वेक्टर था ऐसे ही, बच्चों के डेरिवेशन करना है तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, हम इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका, दिस इज R, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अभी कराता हूँ मैं फिर से बताता हूँ। ये कहाँ सवाल मिलेंगे मैं बताता हूँ। आप जैसे जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। उसमें कुछ ऐसा दिया जाएगा कि यहाँ पर मान लो एक चार्ज रखा गया +5 कूलम, Q1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया Q2, दैट इज अगेन +5 कूलम, और एक यहाँ पे चार्ज रखा गया Q3, वो भी +5 कूलम। मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ यूज़ होगा,
इस साल भी होगा, मेरे को ये वाला एग्जाम्पल अभी याद आया तो मैं ये बता रहा हूँ। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव चार्ज रिपल नीचे इधर, पॉजिटिव चार्ज रिपल, तो ये वाला चार्ज जिसका नाम होगा अभी लिख दूंगा, ये 2 को रिपल करेगा, दूर जाइए, है ना, ये तो कहेगा ना कि मेरे पास मत आओ, रिपल कि दूर जाओ, ये आपका ABC। तो ये फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखा जाता है। ये जो मैं लिखा हूँ F21, इसको पढ़ते कैसे हैं देखिएगा, ऐसा अभी हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे। ये इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं, कन्वेंशन ऐसे लिखने का तरीका होता है। अच्छा, ये दूसरा, ये जो थर्ड वाला चार्ज है ये भी तो इसको रिपल करेगा। सोचो ना, 2 लोग रिपल कर रहे हैं, किसको, इस बेचारे को, ये भी कहेगा नहीं मेरे पास नहीं होता, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसका नाम होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसको 2 लोग धक्का मार रहे हैं, तो एग्जैक्टली कहां जाएगा, देखो केवल 1 लोग धक्का मारते तो बेचारा इधर चला जाता, अगर ये इसको पुश करता तो ये सीधे इधर निकल जाता, इस लाइन को निकल जाता। ऐसे विजुलाइज करो ना आप, जैसे वो ना मैग्नेट खेलते थे बचपन में, अगर यहां से मैग्नेट इसने धक्का मारा तो ये बेचारा बॉल ऐसे सीधा निकल जाता, अगर ये ना होता पिक्चर में तो, लेकिन ये भी तो है पिक्चर में, ये भी धक्का मारा, यानी एक व्यक्ति को 2 लोग फोर्स मार रहे हैं, तो पक्की बात है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसके बीच से कहीं से जाएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसका जो लोकेशन होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये रिजल्टेंट, ये कैसा दिख रहा है एंगल आपको 90 डिग्री, तो थीटा कैसा दिख रहा है आपको 90 डिग्री। ये जो F है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी हमारा अभी जो मेथड हमने सीखा इस फॉर्मूले से, कैसे देखो, तो F रिजल्टेंट मैं लिखूंगा रूट में पहला फोर्स का स्क्वायर, दूसरा फोर्स का स्क्वायर, F23 का स्क्वायर, F21 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, ये मान लो ये मन में समझो कि ये B है और ये A है तो वेक्टर ही ना, प्लस 2AB, 2F23, 2F1 और इनके बीच का एंगल cos 90, cos 90 क्या होता है 0, वो हम रख देंगे यहाँ पर। ये एप्लीकेशन है किसका, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का, और भी लगा सकते हैं, जैसे चलो ये तो हो गया 12th, 11th में आ जाते हैं। 11th में मान लीजिए एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था, फिर से ब्लॉक वाले पे आते हैं हम, ठीक, अगर कोई सीधे खींचता है इसको, इस तरह से मैं इसको खींचता तो ये ब्लॉक सीधे स्लाइड होकर मेरे इस तरफ आ जाती टुवर्ड माई, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, एक लोग ब्लॉक को इधर खींच रहे थे F1 फोर्स से, मान लेते हैं 10 न्यूटन से, एक लोग इधर खींच रहे थे F2 फोर्स से 20 न्यूटन से। अब ये बेचारा फंस गया, हो सकता है कभी ऊपर जाने की कोशिश करे या इधर, भाई केवल एक फोर्स होता तो ये ऊपर चला जाता, स्लाइड कर जाता, केवल नीचे वाला फोर्स होता तो नीचे की तरफ आ जाता, बट अब क्या है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं इनके बीच से आसपास से जाएगा। वो कितना जाएगा, ये नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा सर, फिर से इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB, और मैंने आपके लिए दे दिया कि सर इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा, ठीक है। बताओ यहां तक ठीक। अब किसने किसने डेरिवेशन पढ़ लिया था, तुमने, सिद्धि ने, पारस ने, पुष्कर, आशीष, आप 4 लोगों ने इसका डेरिवेशन पढ़ लिया था। टास्क है बिना देखे करो डेरिवेशन। 3 लोगों ने नहीं पढ़ा, वो यहां देखो। सो डेरिवेशन, देखिए कैसे होगा डेरिवेशन। डायग्राम देखिएगा जैसे बनाऊंगा, आपने भी ऐसे ही बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। वेक्टर A, वेक्टर B, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल बीटा माना है मैंने, O A B। अब कंस्ट्रक्शन, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा आगे की तरफ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं,
ये हो गया सी 90 डिग्री और ये एंगल अल्फा, अरे थीटा, इतना बना लीजिए पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप किसी भी सीनियर का पेपर अरेंज करिए, जिस भी स्कूल से हैं, आपको किसी न किसी यूटी मिड टर्म में आपको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे हैं अलग अलग स्कूल के, तो आप देख लेना, जरूर मिलेगा। ये मैं पेपर में आपके आएगा, पक्का आएगा। यूटी में नहीं आएगा तो मिड टर्म में आएगा, या कभी तो आएगा, बट आएगा जरूर है। ये रखो अभी। इसके साथ वो भी मिला होगा तुमको, डीपीपी भी तो मिला होगा, सभी बुक के साथ मिला है ना। अच्छी बुक है, मैं बताता हूँ यार इसके डाउट। मैंने भी एक मंगा ली है, मैं भी सोच रहा हूँ एक एक मंगा के फिर अलग अलग मंगाए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था जेई, तो तब ये नया नया लॉन्च हुआ था 2009 में, ये तब नया नया मार्केट में आया था और आते ही तबाही में, तब से अभी तक ये एक पब्लिक बुक है, एक राइटर है बीएम शर्मा करके, तो उनकी जेई के लिए बहुत अच्छी बुक आती है, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए, तो वो फिजिक्स की अच्छी बुक है। एनीवे, इस पे आते हैं, ध्यान देते हैं। हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए, बी और सी, और यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे सर, साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू। सर क्यों निकालेंगे? वजह है, जो चीज़ मैं प्रूफ करना चाहता हूँ वो इसी मेथड से अप्रोच होगा। जैसे हम कोई चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं, उसके एक स्टेप्स होते हैं, ये फॉलो करेंगे, फिर इसके बाद ये। तो आप मुझे बताना, जहाँ पर थीटा गिरेगा ये बेस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले के हिसाब से साइन क्या होगा? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो है BC और हाइपोटेनस है आपका AB। सो BC अपॉन स्मॉल b। स्मॉल b क्या है? वेक्टर है AB। AB वो मैंने खुद ही लिखा है कि AB जो लाइन है वो है B वेक्टर, OA क्या है? A वेक्टर है। ठीक है, यहाँ लिख के देता हूं मैं, OA इज वेक्टर A, AB इज वेक्टर B एंड OB इज वेक्टर R। अभी हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैं एरो नहीं लिख रहा हूँ। जब हम एरो नहीं लिखते हैं ना किसी के ऊपर, तो मतलब हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं उसका। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू आ जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा। कॉस पे आते हैं, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है यहाँ पर AC और हाइपोटेनस है B, तो दिस इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू मिलेगी मुझे B cos थीटा। अच्छा, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। हम प्रूफ करना चाह रहे हैं R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा हमें चाहिए, ये चीज हमें चाहिए रिजल्टेंट का। ठीक है, अब सुनिए, अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में और उसमें लगाएंगे पाइथागोरस। इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस। वो कैसे लगेगा देखिएगा सर, OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस दैट इज OB स्क्वायर। पक्की बात ना? पक्की बात है। पक्की बात? जय माता दी। चलिए, OC बना है OA प्लस AC, तो यहां लिख देता हूं मैं OA प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। यहां तक ठीक? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा सर, एक स्टेप और, इसको A प्लस B में खोलते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
OA स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 2AB OA एंड AC प्लस BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जितनी वैल्यूज हैं सबकी जो हाईलाइट की गई है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। OA है आपका, ट्रायंगल से देखते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसको। सर वहाँ पे इस इक्वल्स टू आएगा ना BC स्क्वायर के बाद। कहाँ पे? सर BC स्क्वायर के बाद ये ना, हाँ ये तो इक्वल टू है OB स्क्वायर इसकी जगह पर। अब OA की जगह पर हम रखेंगे A स्क्वायर, AC के जगह पर रखेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू, दैट इज B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू AC की जगह पर। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2OA। OA आपका A है और AC क्या है? B कॉस थीटा है। क्या है? B कॉस थीटा है, प्लस BC, वेयर इज BC? ये रहा, और इसका भी स्क्वायर, तो दैट इज B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो B स्क्वायर का भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर का भी हो जाएगा, इक्वल टू OB स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से फिर से, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से B स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। और स्क्वायर हटा दे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा? ये रूट में। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू रूट में बच्चे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अगेन ये तो रिजल्टेंट का आ गया वैल्यू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी एंगल क्या है, कितने एंगल पे इंक्लाइन है, किससे? बेस से, A वेक्टर से, दैट इज आपसे ये बीटा पूछना चाह रहा है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि राइट द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो एक्चुअली आपसे tan बीटा पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? तो tan बीटा कैसे निकलेगा? बीटा कहां पर है सर? बीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड R। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसी बड़े से ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस आपका हो गया OC। ध्यान से देखें, OC कैसे लिख सकता हूं मैं? OA प्लस AC। बाकी सारी वैल्यू अब हमारे पास है। BC क्या है सर? B साइन थीटा। OA क्या है भाई, बता दो मुझे? A। और AC क्या है? B cos थीटा। तो ये आपको tan बीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? tan बीटा। तो मान लीजिए सॉल्व किया आपने, tan बीटा की वैल्यू 1 आ गई फॉर एग्जांपल, यानी बीटा 45 डिग्री, यानी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपके बेस वेक्टर पे, A वेक्टर पे 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। मैंने याद कैसे किया था इसको? मैंने tan बीटा लिखा, मैंने इसको tan बीटा लिखा और मैंने कहा सर tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भूल जाता है पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऊपर मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी B से, और फिर डिनोमीटर में A प्लस कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे याद किया है क्या लॉन्ग टर्म में, कि अगर रिटेन रहे, कि अगर गलतियां ना हो। ये था आपका एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, टॉपिक शुरू हुआ था मोशन इन अ प्लेन, बट बिना वेक्टर के मोशन ना, अरे लॉ ऑफ मोशन चालू हुआ था, बट बिना वेक्टर के लॉ ऑफ मोशन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो ये अभी फिलहाल, आप जाने वाले हो? हाँ बस चाय निकलना, पीएंगे? नहीं चाय बस निकल, वहाँ आएगी। मैं क्लास से निकलूंगा ना मैं। अब वापस से आते हैं किस पे? लॉ ऑफ मोशन पे वापस से आते हैं। अगेन जब वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं पड़ेगी फिलहाल, ठीक है। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, डॉट और क्रॉस, वो मैं बता दूंगा, अभी इससे काम चल जाएगा। फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में जो स्टार्ट होता है टॉपिक, वो स्टार्ट होता है आपका इनर्शिया से। किससे?
इनर्शिया से। आप जब बुक पढ़ेंगे एक्सेलरोरा तो टॉपिक शुरू होती है इनर्शिया से, ठीक है। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो चेंज बर्दाश्त ना करे या चेंज होना ना चाहे। कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहती है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया, दूसरा इनर्शिया जो है ये मास की प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg का है और ये 1000 kg का है, तो सिंपल सी बात है, इसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, ठीक है। इनर्शिया 3 तरह का आपको लिखवाया गया था। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लिखा नोट्स बना था ना इसका। इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसका बना नोट्स वो ने काम करना, पीडीएफ बना के वो ग्रुप पे डाल देना। इनर्शिया ऑफ, अभी नहीं, क्लास के बाद डायरेक्शन तो लिख लेंगे लोग, अभी नहीं, क्लास के बाद जितना लिखवाया मैंने वो ग्रुप पे डाल देना, तो जो नए हैं वो लिख लेंगे, क्योंकि टाइम की लो वो हो जाएगा, ऐड करवा दूंगा मैं। अनुज सर के पास है ना नंबर ना, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, साथ में हमें एक ऐप भी है हमारा, उस पर भी आपको इनरोल होना है। उससे क्या होगा, कभी कभी मैं एमसीक्यू टेस्ट दे देता हूँ, तो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। मटेरियल भी मैं उसी पे ग्रुप वाइज अपलोड करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कर रहा हूँ, वो डिलीट हो जाता है समय के साथ, तो ऐप पे मटेरियल रहेगा। तीसरा, कभी क्लास मिस कर गए, जैसे आज तो चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो ऐप पे लाइव क्लास भी पढ़ती है। साथ ही साथ जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो आप घर पे बैठे हो और रिवीजन क्लास लग रही है, कभी रात को लगती है, नाइट क्लास लगती है 9-10 बजे, तो आप घर पे रहोगे तो रिवीजन क्लास भी ऐप पे ही जाएगी। ये नाइट क्लास चलती है, ये चलेगी ड्यूरिंग एग्जाम्स वगैरह में लग गया, या कभी मेरा ही मन करके चलो ठीक है मोशन रिवाइज कर लेते हैं फिर से, तो रात को 9 बजे क्लास रख दिए, तो वो भी सब ऐप पे जाएगा। तो ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी जाती रहेंगी। तो ऐप का लिंक भी मैं ऐप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको एक बार सर ऐड कर देंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी कहानी है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने लिखवाया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि इसी को बताता है ना, कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी वगैरह वगैरह। उसके एग्जांपल से कर लेना। रेस्ट का एग्जांपल आप वो टम्बलर एंड कॉइन वाला बता सकते हो। टेक अ कप, वो ग्लास, उस पर काट रखो, उस पर कॉइन रखो, काट को आप हिट करोगे, काट तो चला जाएगा बट कॉइन गिर जाएगा। मोशन का आप कर सकते हो, जैसे गाड़ी, बस में बैठे हैं, बस चल रही है, हम भी चल रहे हैं, बस ने ब्रेक लगाया, बस तो रुक गई बट हमारी बॉडी चलना चाह रही थी, तो वी फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन का एग्जांपल ले सकते हो, व्हेन यू थ्रो अ बॉल, मान लो बॉल आ रही नॉर्थ डायरेक्शन में, आई हिट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आई चेंज द डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन। तो एक एक एग्जांपल आप लिख देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सेकंड, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग अभी एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दोनों को कैरी करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज in momentum that is small p is directly proportional to applied force। तो अब पता क्या होना चाहिए, मोमेंटम क्या चीज है। मोमेंटम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है मास इनटू वेलोसिटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, उसके पास मास भी, जैसे थ्रोइंग अ बॉल, तो उसके पास जो फिजिकल क्वांटिटी कैरी होगा, जिससे इंपैक्ट आपको दिखेगा, जैसे कि चोट लगना, वह है मोमेंटम। Momentum is a physical property acquired by a body when it is in motion। अगर रेस्ट पे रखी हुई, मान लो ये बॉल अभी चुपचाप रखा हुआ है, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन इसी बॉल को मैंने फेंका, तो एक तो मास तो है इसके पास, जैसे बुलेट गन, बंदूक की गोली तो छोटी सी होती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका इंपैक्ट बहुत तेज दिखता है। वो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, किससे, स्मॉल पी से। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड लॉ कहता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो डिपेंड करता है किस पे, कितना फोर्स आप अप्लाई करें। व्हाट इज चेंज,
फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो एक बॉडी है यहाँ पर m मास का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t कुछ वेलोसिटी इसको मिला, आगे बढ़ गई, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब इसका मोमेंटम कितना होगा, ये होगा m इंटू वी। तो सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटा के मैंने वहां पर k रखा, क्या रखा k, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1। यहां से m कॉमन ले लोगे तो बच्चे v माइनस यू अपन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, m कॉमन ले लिया, और ये एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो बच्चे हो गया एम ए। ये डेरिवेशन तो क्लास 9th लेवल की होगी। 11th लेवल का क्या होता है, कैलकुलस मेथड, उसके लिए फिर डेरिवेटिव मेरे को सिखाना होगा। तो ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। अब ये dp बाई dt, ये जो सिंबल आया dp बाई dt, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो ये भी मेरे को नए बच्चों के लिए सिखाना पड़ेगा। इट रिक्वायर्ड 10 to 15 मिनट, तब हम फिर पहुंचेंगे इस पे, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस।